Hello everyone, I'm Kunal Upadhyay, your mentor for UGC NET English examination. So, this is my very first lecture on YouTube. So, lecture का टॉपिक है एंग्लो सेक्शन एज, राइट? जो कि हम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर कवर करने वाले हैं। बट कवर अप करने से पहले लेट्स सी आवर सिलेबस। एक नजर सिलेबस में मार ली जाए। तो सिलेबस में क्या है? बेसिकली ब्रिटिश लिटरेचर है जो कि हम कवर अप करने वाले हैं। करीब करीब इसके 50 लेक्चर्स बनेंगे। 50 लेक्चर्स से ब्रिटिश लिटरेचर के बनेंगे। एंड फिर अमेरिकन लिटरेचर है, फिर यूरोपियन लिटरेचर है, फिर फ्रेंच लिटरेचर है। ये जो चीज़ है ना, फ्रेंच और जर्मन और ये सब ग्रीक, ये आजकल के ट्रेंड में ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है एज कम्पेयर टू अर्लियर पेपर्स, राइट? क्लासिकल थ्योरीज है, न्यू क्लासिकल थ्योरीज है, पोस्ट क्लासिकल थ्योरीज है, क्रिटिसिज्म है, इंडियन लिटरेचर है, कल्चरल स्टडीज है एंड लिटरेरी मूवमेंट्स हैं जितने भी हो रखे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लिटरेरी मूवमेंट्स को अपने इन सब टॉपिक्स के साथ में इंटीग्रेट कर दूं ताकि एक टॉपिक तो खत्म हो कम से कम। एंड लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? ये होता है साइंटिफिक स्टडी। किस चीज की साइंटिफिक स्टडी? जितने भी वर्ड्स मैंने इधर लिखे हुए हैं, हर वर्ड का एक अपना मीनिंग है, हर वर्ड एक अपनी तरीके से बना हुआ है, नए तरीके से। तो हर वर्ड को बनाने की टेक्निक को हम लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, जो कि एक साइंटिफिक स्टडी है। थोड़ा बहुत हमें लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आपका पेपर वन में भी है एंड पेपर टू में भी है। तो ये थोड़ा सा आप पेपर वन ढंग से पढ़ेंगे तो पेपर टू में अपना कवर हो जाता है। देन इंग्लिश इन इंडिया, तो ये टॉपिक से आपके। एंड फिर एक टॉपिक ये भी है कि कुछ जितने भी आजकल लिटरेरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन लिटरेरी मूवमेंट्स के नेम्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। कौन क्या अवार्ड जीत रहा है वो आपको सब पता होना चाहिए, राइट? एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम का पेपर जो है, दो पेपर में क्लासिफाइड है, पेपर वन एंड पेपर टू। एक बात ध्यान रखेंगे कि टाइम गैप नहीं मिलता दोनों पेपर के बीच में। आपको दोनों पेपर एक साथ दे दिए जाते हैं एंड आपको सॉल्व करना होता है, राइट? तो 50 क्वेश्चन है पेपर वन में, जो कि 100 मार्क्स के हैं। 100 क्वेश्चन है पेपर टू में, जो कि 200 मार्क्स के हैं। तो ये 2 मार्क्स ईच, राइट? एक प्लस पॉइंट ये है नेट की एग्जामिनेशन में कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुला खेल सकते हैं बेसिकली। खुला खेलने का मतलब तुक्का मारना नहीं होता है। खुला खेलने का मतलब है कि अगर आपको उस चीज के आसपास का पता है, उस क्वेश्चन के आसपास का पता है, तो आप तुक्का मार सकते हैं कि हाँ ये आंसर हो सकता है, एंड 90% उस केस में वो आंसर सही होता है। तो ये था थोड़ा बहुत सिलेबस। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पेपर वन मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले पेपर टू की तैयारी करते हैं। तो हमारी फर्स्ट टॉपिक दैट इज एंग्लो सेक्शन एज से हम शुरू करते हैं इसको। तो एंग्लो सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटेन का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, ब्रिटेन को डिस्कवर कैसे किया गया। तो सबसे पहली चीज जो नेट पे नहीं आता है, बट हाँ अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्रीक के किंग थे जिनका नाम था क्लॉडियस। ये बात है 43 एडी की, राइट? तो ग्रीक के किंग थे जिनका नाम था क्लॉडियस। तो पुराने टाइम पे क्या होता था ना कि किंग्स को आदत होती थी कि अलग अलग जगह जाना है एंड नई चीज की डेवलपमेंट करनी है, नई चीज खोजनी है। तो क्लॉडियस भी ऐसे ही कुछ खोज करने के लिए निकले थे अपने शिप में। देन वो, एक बात समझिए, सपोज कीजिए ये आपका इंग्लैंड का एरिया है, राइट? बीच में नदी जा रही है, इस साइड आपका यूरोप। ये इंग्लैंड हो गया, ये यूरोप हो गया, बीच में ही समुद्र है। तो ये जो क्लॉडियस है ना, ये नॉर्थ सी की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। कहाँ? नॉर्थ सी की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। तो ये यहाँ पे जब पहुंचे, यूरोप से होकर, ग्रीस से होकर यहाँ पर जब पहुंचे ये, तब इनको, इनका जो जहाज था, इनकी जो बोट थी, इनकी बोट से इनको एक लैंड दिखा, बहुत चमकता हुआ लैंड दिखा। और तब ये लोग थे इस जगह पर। इस जगह पे क्या खासियत है कि इंग्लैंड और यूरोप के बीच में सबसे कम डिस्टेंस यहीं पर ही है। मॉडर्न डे इंग्लैंड में, जो आज का इंग्लैंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन के रूट बन गए हैं, पानी के ऊपर से जाते थे, राइट? फिर तो अब की बात है, बट पहले उनको एक बहुत ही चमकता हुआ सा लैंड दिखा, बहुत शाइन मार रहा था। तो उस लैंड के पास गए। उस लैंड के पास गए क्लॉडियस, उन्होंने देखा कि वहां पे ट्राइब के लोग काम कर रहे हैं। वो कोई कॉलोनी नहीं है, वो बसा हुआ चीज नहीं है।
वो ट्राइब के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि एक हमें एक्स्ट्रा लैंड मिल गया है, तो हम इधर अपनी कॉलोनीज बसा देंगे। पुराने टाइम पर जगह सबके पास कम-कम थी, इंडिया तो है नहीं कि बहुत बड़ा है, छोटी-छोटी जगह थी, तो क्या करते थे कि अपनी-अपनी कॉलोनीज बसाते थे, जहाँ भी वो जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई, तब इंडिया में ब्रिटिश की कॉलोनी बसी। वैसे ही क्लॉडियस ने ग्रीस की कॉलोनी बसाई, कहाँ पर? इस शाइनिंग स्टार वाली जगह पे। शाइनिंग क्लॉडियस बोलता था कि ये बहुत चमकीला तारा जैसा मुझे दिखा, एंड क्लॉडियस ने उस चमकीले तारे का नामकरण रख दिया ब्रिटेन। क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में ब्रिटेन को ट्रांसलेट करेंगे तो वो शाइनिंग स्टार ही आता है। एंड जो लोग वहां पे रह रहे थे, जो ट्राइब वहां पे रह रहे थे, उनको बुलाया ब्राइटन। राइट, किसने बुलाया? क्लॉडियस ने। तो ऐसे ही ब्रिटेन को ब्रिटेन का नाम मिला, एंड जो लोग वहां पे रह रहे थे उनको ब्राइटन बुलाया गया। क्लॉडियस ने क्या किया? अपनी कॉलोनीज बसाई, ग्रीस की सारी कॉलोनीज पर बसाई। कॉलोनीज बसाते बसाते एक किंग मरा, यानी क्लॉडियस मरा, उसके बाद आए, ऐसे करते करते बहुत सारे किंग्स आए। तो लास्ट किंग जो थे, वो थे किंग लायर या फिर किंग लियर, जो बोल दीजिए आप। तो जो किंग लियर है, अगर आप जहाँ शेक्सपियर पढ़ा होगा आपने, तो शेक्सपियर का एक वर्क भी है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम एलिजाबेथ पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर है किंग लियर। राइट, तो ये लास्ट किंग थे, ब्रिटेन के लास्ट किंग थे, याद रखिएगा। ब्रिटेन के लास्ट किंग थे किंग लियर। क्वेश्चन आना था पूछने में, क्योंकि लास्ट किंग जो है, उसके बाद इनकी जो दो डॉटर्स थी, दोनों में से किसी की काबिलियत नहीं थी कि वो किंगडम को संभाल पाए, तो थ्रोन जो है वो चला गया था ग्रेस के हाथ से। देन इस टाइम पर कोई राजा नहीं था, तो फिर एंट्री होती है हमारे एंग्लो सेक्शंस की, क्योंकि इस टाइम पे कोई राजा था नहीं। एक है इसमें से एंग्लो, एक है इसमें सेक्शंस। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम था फिशरमैन, मछुआरे से दोनों। राइट, तो ये मछुआरे जो लोग थे, ये अपने शिप्स में चलते थे। किसमें चलते थे? शिप्स में। तो एंग्लो से या सेक्शन से दो ट्राइब्स और बताता हूँ मैं आपको, जूट्स एंड डेन्स। तो ये टोटल चार ट्राइब्स थी जिनकी नजर पड़ी ऐसी जगह पर, ऐसे ब्रिटेन पे जहाँ पे कोई राजा है नहीं। तो ये लोग गए उसी लैंड पे, अभी इंग्लिश चैनल से गए, एंड इन्होंने क्या किया? अपनी कॉलोनीज बसानी शुरू कर दी, एंड हेंस वही से ही एंग्लो सेक्शन का रूल आ गया। अब एंग्लो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एंग्लो को बोलते हैं एंगल्स। एंगल होता है ना, एंगल 90 डिग्री राइट एंगल, एक्यूट एंगल। एंगल्स क्यों बोला जाता है ना? क्योंकि जो शिप है ना, शिप जब पानी में चलता है तो उसको रोकने के लिए एक एंगल बनाया जाता था, जो ऐसे जब समुद्र में चला जाता था and समुद्र की सतह में जाकर रुक जाता था, तो उससे पूरा शिप ही रुक जाता था। तो ये एंगल्स, तो इस एंगल को ये एंग्लो बनाते थे। ठीक। सेक्शंस कौन थे? सेक्शंस है जो नेट बनाते थे। मछुआरे थे जो समुद्र में नेट बनाना उनका काम था। जूट्स कौन थे? जो जूट की रस्सियां बनाते थे। ठीक हो गया। एंड डेन्स कौन थे? जो कि समुद्र में जाते थे, एंड वहां पे वेल्स होती है ना, वेल्स, तो वेल्स का शिकार करके वेल्स की बोन से हथियार बनाते थे। तो चारों ही लोग, या फिर चारों ही जो कह सकते ट्राइब्स, मिडिल क्लास ही थे। ऐसा कोई नहीं था कि बहुत अमीर है या कोई राजा है। सो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी ब्रिटेन में, एंड उन्होंने कैप्चर कर लिया ब्रिटेन को। हेंस मार्किंग द एज ऑफ एंग्लो एक्शन। अगर हम जैसे कि आज का मॉडर्न डे इंग्लैंड देखें ना, तो या मॉडर्न डे यूनाइटेड किंगडम देखें, तो वो डिवाइडेड है। वो इंग्लैंड में अलग डिवाइडेड है, स्कॉटलैंड में अलग डिवाइडेड है। ऊपर वाला एरिया स्कॉटलैंड का है, नीचे वाला एरिया इंग्लैंड का है। तो डिवीजन क्यों हुआ था? डिवीजन जो है एंग्लोस एंड नॉर्मन्स, सॉरी, एंग्लोस एंड सेक्शंस ने ही करवाया था। तो जो एंग्लोस थे ना, वो चाहते थे कि उनका वो बने, राज्य बने, उनका राजा जो है वो किंग बने। एंड जो सेक्शन से, वो चाहते थे कि उनका आदमी किंग बने। तो इसीलिए सेक्शंस ने स्कॉटलैंड ले लिया, एंड एंग्लोस ने इंग्लैंड ले लिया।
तो ऐसे क्लासिफिकेशन हुआ स्कॉटलैंड का एंड इंग्लैंड में। क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो एंग्लोज एंड सेक्शंस एंड रूट्स है डैनिश है, ये थे कहाँ से? बेसिकली ट्राइब्स तो थे, बट थे कहाँ से? ये थे जर्मैनिक ट्राइब्स। जर्मनी से थे, डेनमार्क से थे, नीदरलैंड से थे। तो ये तीनों इधर सेटल हो गए थे। एंग्लो ने इंग्लैंड वाला एरिया दे दिया था, तो एंग्लोलैंड बोलने लगे। एंग्लोलैंड का मतलब इंग्लिश, जहाँ पे इंग्लिश लोग रहते हैं। सेक्शंस ने स्कॉटलैंड दे दिया, राइट। एंड जुटिश जो थे, उन्होंने जुटिश किंगडम बना लिया। कहाँ पर? कैंट के पास। कैंट भी इंग्लैंड में जगह है, उसके पास इन्होंने अपना किंगडम बना लिया, अपना क्लासिफाई कर लिया। स्ट्रॉन्ग बनते गए, ग्रीक की कॉलोनीज को हटाते गए एंड अपना राज्य स्थापित कर दिया फाइनली, राइट। उस टाइम के कुछ मेजर डायलेक्ट्स या फिर हम कह सकते हैं लैंग्वेजेस, वो थे नॉर्दर्बियन, मर्सियन, कैंटिश एंड वेस्ट वेस्ट सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिट एग्जामिनेशन, एक बार पीवाई से देखा गया है इससे। तो रट लेंगे आप लोग उससे पहली चीज। एंड दूसरी चीज की, जितने भी डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट का मतलब होता है लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जा रही है। जितने भी डायलेक्ट्स हैं, इन तीनों डायलेक्ट्स में से ये वाला जो था ये स्टैंडर्ड बना, यानी कि वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट जो था वो डायलेक्ट स्टैंडर्ड बना, आगे तक चला वो डायलेक्ट, राइट। इसके बारे में अब बात कर लेते हैं, अगली बात कि मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर लेता हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है सी, इस टाइम पे ना, जब इतना हौच पौच हो रहा था किंगडम के लेकर, तो आपको लगता है कि प्रिंटिंग प्रेस होगी उस टाइम पे? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स, यानी कि मैंने कुछ चीज हाथ से लिख दी है, मैंने उसको पब्लिश नहीं कराया है, बस मैंने उसे हाथ से लिखा है। एंड मेरे मरने के बाद मेरे आने वाले लोगों ने उस चीज को प्रिजर्व किया हुआ है, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। तो इस एरा की 4 मैन्युस्क्रिप्ट हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो बहुत सारी हैं, बट 4 बुक्स में उनको पब्लिश किया गया है, ताकि पुराना चीज हम, पुराने टाइम की चीज हम पढ़ सकें। और ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होती, जो पुराने टेक्स्ट नहीं होते, तो हम ये सब एंग्लो सेक्शनरीज नहीं पढ़ रहे होते, हम डायरेक्ट एलिजाबेथ से शुरू करते। बट हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स के प्रेजेंट्स थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स भी इस टाइम के बहुत खराब हालत में है, अच्छी हालत में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। कब की बात है? 43 एडी की बात है। तो मैं वो 4 बुक्स आप लिस्ट कर रहा हूँ एंड फिर डिस्कस करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स है, सबसे पहली एमएस कॉटन वर्टिलियस ए। ये जो की मैन्युस्क्रिप्ट है ना, इसमें 2 वर्क बहुत इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं, दैट इज बियोवुल्फ एंड जुडिथ। बियोवुल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसी लेक्चर में बियोवुल्फ को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक। जुडिथ आप लोग जब फ्री टाइम मिलेगा तब देख लेना, ठीक। दूसरा है मैन्युस्क्रिप्ट द जूनिस मैन्युस्क्रिप्ट। जूनिस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या है ना, कि बाइबल की जितने भी वर्क्स हैं उस टाइम के, वो प्रिजर्व किए गए हैं। जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, क्राइस्ट एंड सैटन एंड कैटेमन ग्रुप था। कैटेमन ग्रुप के कुछ वर्क्स प्रिजर्व किए गए हैं। कैटेमन ग्रुप कौन है, जस्ट मैं इसके बाद बताने वाला हूँ आपको, राइट। फिर है द एक्स्टर बुक। द एक्स्टर बुक में द वॉन्डरर, द सी फायर, ये दोनों प्रोज बहुत अच्छे हैं, फ्री टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, बट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कितना ही पढ़ लेंगे, वही चीज है ना कि सब कवर कर लेंगे सब भूल जाएंगे। एंड बिटसेट और साइनवुल्फ लिखा है मैंने। साइनवुल्फ कौन है? तो साइनवुल्फ एक ऐसे पोइट हैं इस एरा के, जिन्होंने अपने वर्क को साइन किया है, यानी कि अपने वर्क की अथॉरिटी ली है। जबकि हम देखें, हमें नहीं पता जेम्स किसने लिखी है, हमें नहीं पता एक्सोडस किसने लिखी है, डैनियल किसने लिखी है, या ट्राइसन सेटन किसने लिखी है, हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जितने भी लोग थे, ऑब्वियसली बात है, पब्लिशिंग हाउसेस तो थे नहीं कि अपना वर्क जाके पब्लिश हो जाए। तो उस टाइम पे जितने भी लोग थे, सब टाइम पास करने के मोटिव से ही वर्क्स को देखते थे एंड लिखते थे, ठीक। एंड जो साइन वुल्फ है, वो पहले पोइट हैं ऐसे जिन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं अच्छे से साइन करके। अभी मैं प्रोज का एंड पोइट्री का सेक्शन जस्ट डिस्कस करूंगा इसके बाद ही, तब साइन वुल्फ के बारे में और बताऊंगा आपको। देन द वर्सेली बुक। वर्सेली बुक के अंदर एंड्रियास, फेट ऑफ एपॉस्टल्स, साइन वुल्फ के कुछ वर्क्स अगेन, एंड द ड्रीम ऑफ द रूट। द ड्रीम ऑफ द रूट, एक बार आप इसकी समरी देख लेंगे, 10 मिनट लगते हैं। ड्रीम ऑफ द रूट एक बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल टेक्स्ट है बेसिकली ना, इसकी समरी आप लोग देख लेंगे। सो जितने भी वर्क्स हैं सारे ही स्पिरिचुअल वर्क्स हैं,
तो इसका मतलब ये है कि जो एंग्लो सेक्शन एज है उसकी जो थीम है वो स्पिरिचुअलिज्म है, क्योंकि जो सारे वर्क्स हैं वो सारे स्पिरिचुअल वर्क्स ही हैं, राइट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए, जो ग्रीक्स का टाइम था ना, इससे पहले जो ग्रीक्स आए थे, तो जो ग्रीक रिलीजन था वो था पैगिज्म। यानी कि ग्रीक्स जो फॉलो करते थे वो पैगिज्म फॉलो करते थे। पैगिज्म का मतलब है कि मदर अर्थ, जो कुछ भी हमें मिला है मदर अर्थ से मिला है और हम उसी की पूजा करेंगे, दैट इज पैगिज्म। तो जैसे ही एंग्लो सेक्शन आए थे, एंग्लो सेक्शन जो थे वो क्रिश्चियन थे। तो इस टाइम पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होने लग गया लोगों का, राइट। तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करवाया, बहुत मेजर नाम है सेंट अगस्तीन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सेंट अगस्तीन। इन्होंने जो लोग थे ब्रिटेन के, उनका कन्वर्जन कराना शुरू किया क्रिश्चियनिटी में। अब ऑब्वियस सी बात है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराएंगे, बहुत टाइम से सब पैगिज्म मान रहे थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराएंगे तो टाइम लगेगा। नोबल लोगों ने कर लिया तेजी से, बट कुछ लोगों ने नहीं किया। तो वही चीज थी। तो इस एरा में कन्वर्जन भी बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। एंड इसी कन्वर्जन के चक्कर में ज्यादा पोएट्री एंड पोइट नहीं आ पाए, क्योंकि पता ही नहीं कि किस लैंग्वेज में लिखा जाए, किस लैंग्वेज में लोगों को इंटरेस्ट आएगा, क्या चीज लिखी जाए। अगर पैगेज के कॉन्ट्रास्ट में लिखते तो ये एंग्लो सेक्शन एराज होते, एंड वो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका राजा उनसे नाराज हो। तो इसीलिए इतने ज्यादा पोइट्स नहीं थे। पोइट का नाम एक साइन वुल्फ ही है, इंपॉर्टेंट। एंड बाकी सबने साइन नहीं किए अपने को। बियोवुल्फ जो है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो ज्यादा बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। राइट। तो जो बियोवुल्फ है ना, बियोवुल्फ मेन कैरेक्टर था। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, हीरोइक पोइट्री, क्योंकि हीरोइक प्रोज इस टाइम पे जॉनरा जो था वो हीरोइक का ही था। या तो हीरोइक का होता था या स्पिरिचुअल का होता था, राइट। तो ये जो बियोवुल्फ है ये हीरोइक प्रोज है। तो किंग हाइनेक हाइजेनक की उसमें रेन में ये लिखा गया है बेसिकली बियोवुल्फ। सब कैरेक्टर्स इमेजिनरी हैं ऑब्वियसली। एंड कहानी है ग्रीटलैंड की। तो ग्रीटलैंड एक ऐसी जगह थी जहां पर एक राक्षस का राज था, जिसका नाम था ग्रेंडल। तबाह कर देता था वो पूरे ग्रीटलैंड को। तो बियोवुल्फ जो था, बियोवुल्फ वॉज एन वॉरियर, एंड बियोवुल्फ ने इसको ग्रेंडल को हराया, एंड देन बियोवुल्फ बना किंग ऑफ ग्रीटलैंड, राइट। उसने अपना राज किया बहुत टाइम तक। एंड एट द एंड जब वो बुढ़ा हो गया, तब इसकी जो मदर है, ग्रेंडल की मदर, ग्रेंडल की मदर का नाम नहीं दिया गया है, तो जो ग्रेंडल की मदर है उसने अपने बेटे की राक्षस की मौत का बदला लेने के लिए दोबारा से बियोवुल्फ को ललकारा। एंड बियोवुल्फ अपनी जिंदगी की लास्ट वॉर लड़ा ग्रेंडल से, ग्रेंडल की मम्मी से। एंड बियोवुल्फ जीत गया भले, बट उसको बहुत ज्यादा इंजरीज हो गई, एंड वो बुढ़ा हो गया था, तो इसलिए ही पास्ड अवे, राइट। तो एक सेंस ऑफ हीरोइज्म दिख रहा है इस कहानी में। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया है आपको, बाकी आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी कहानी। ठीक, तो एक सेंस ऑफ हीरोइज्म दिख जाता है, एंड सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी दिख रही है टूवर्ड्स किंगडम, टूवर्ड्स चर्च। ठीक, तो ये कहानी है बियोवुल्फ की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा द ड्रीम ऑफ रोड, आप देख लीजिए। बियोवुल्फ मैंने जितना बताया उतना सफिशियंट है। आप बस ड्रीम ऑफ रोड एक बार देख लीजिएगा, या टाइम मिलेगा तो जूडिथ भी देख लीजिएगा। अब हम टॉपिक की बात करते हैं जो कि है प्रोजेस। और चीजें मैंने लिख दी है, एक प्रोजेस एंड एक लिरिकल एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोजेस के बारे में। तो प्रोजेस में एक ही नाम आता है, दैट इज किंग एल्फ्रेड। किंग एल्फ्रेड का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो बंदा है, इसने चार चीजें वो की है, ट्रांसलेट की है अपनी लैंग्वेज में, राइट। तो पहली चीज है इसने ट्रांसलेट की है पेजेंट प्रोज, जो कि है पेस्टोरल केयर बाय पॉप गियोफ्री। तो ये जो है ना, बेसिकली ये भी मैन्युस्क्रिप्ट ही है, हमें कोई पब्लिश नहीं हो रखा है ये चीज, सारी चीजें ना। दूसरी चीज इसने क्या ट्रांसलेट किया था, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय ऑरेस्टिस, इसने ये किया। तीसरा, बीट्स एकिलिस्ट्रिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड, बीड बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, बार बार आएगा। ये एरिस्टिकल का मतलब होता है, एकिलिस्ट्रिकल मतलब होता है रिलेटिव टू रिलीजन, रिलेटेड टू कोर्ट, कुछ ऐसी चीज जो रिलीजन से रिलेटेड हो, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। चौथी चीज इन्होंने किया है, क्या किया, ट्रांसलेट द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी। पांचवी चीज इन्होंने की है सॉलिटीज ऑफ सेंट अगस्टीन। अगेन सेंट अगस्टीन आ गए यहाँ पर, राइट। तो ये थे प्रोसेस। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, 1-2 आते तो आते हैं। बस अभी बीट वाला याद रखिएगा कि बीट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आगे आते रहेंगे, राइट? फिर आता है लिरिकल एलिगीज। एलिगीज क्या होती है? एलिगीज का मतलब होता है सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जो कि सैड हो, कुछ कम इमोशंस हो, थोड़े सैडनेस वाली इमोशंस हो। तो लिरिकल एलिगीज में द वॉन्डरर, द सीफेरर, वाइफ्स दैट मेंट हस्बैंड्स मैरिज। तो ये चारों भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ खास। हाँ, मतलब वैंडरर और सीफेरर आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। इन दोनों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, राइट? बस एक बार आपको एक माइंड में ओवरव्यू डालने के लिए मैंने बता दिया, ठीक? प्लस क्या हुआ था, बैटल ऑफ ब्रांडबर्ग भी इस टाइम पे हुई थी एंड बैटल ऑफ मैल्टन भी इस टाइम पे हुई थी। तो ये दोनों बैटल्स विक्ट्री के सिंबल मानी जाती हैं। जो बैटल ऑफ मैल्टन थी ना, ये वाइकिंग्स के अगेंस्ट थी। अब मैंने वाइकिंग्स लिखा हुआ है, वाइकिंग्स का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, चलो, आप गेम्स खेलते हो गए, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो या ऐप स्टोर पे जाते हो, तो आपको वाइकिंग राइज करके गेम दिखता है, या फिर कोई वाइकिंग, बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए मूवी में। तो व्हाट डज दिस वाइकिंग मीन्स? तो सिंपल भाषा में बताऊं कि हम सभी ने बाहुबली देखी है, बाहुबली 2। तो उसमें हमने ये देखा था कि जब बाहुबली देवसेना के पास था, तो उसके राज्य में पिंडारियों ने हमला कर दिया था। पिंडारी से पता नहीं क्या नाम, वही नाम था उनका, जो भी है। तो उनका मोटिव राज्य को जीतना नहीं था, उनका मोटिव था लूटपाट का। तो वही काम करते थे वाइकिंग्स। कि वाइकिंग्स जो है, ये लूटपाट मचाते थे, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांग होते थे ये, एंड लूटपाट मचाते थे दुनिया भर की, राइट? तो वाइकिंग्स जीतना मतलब अपना ट्रेजर बचा लेना। तो बैटल ऑफ मैडन हुई थी, वाइकिंग्स के अगेंस्ट जीत गए थे। नहीं जीतते तो ये जो एंग्लो सेक्शन नहीं से खत्म हो जाती, क्योंकि जब एंग्लो और सेक्शन हार जाते तो इजी क्या बचती फिर। तो वाइकिंग्स वो लोग थे जो अपना लूटपाट के लिए अपना घर चलाते थे। लेटर ऑन वाइकिंग्स जो है वो फ्रेंच में शिफ्ट हो गए, फ्रांस में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद वहां के लोगों ने उनको नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि वो ऑब्वियसली बड़ी स्ट्रांग से लूटपाट करने वाले लोग थे, तो उनको अवॉइड ही करते थे वो लोग, ठीक? चलिए, ये तो बात की बात है, अगले उसमें डिस्कस करेंगे इस चीज को, अगले लेक्चर में कह सकते हैं हम। टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ दो सिग्निफिकेंट फिगर और हैं जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है एल्फ्रिक, दूसरा है वुल्फस्टेन। तो जो एल्फ्रिक थे ना, वो एक चर्चमैन थे। उन्होंने ग्रामर का वर्क लिखा हुआ है, राइटिंग्स ऑन ग्रामर, राइट? एंड लाइव्स ऑफ सेंट्स, ऐसे वर्क उन्होंने लिखे हुए हैं। एंड एक सॉलिक्यूबियम, सॉलिक्यूबियम उन्होंने लिखी हुई है। एंड बात कर लेते हैं वुल्फस्टेन की। तो जो वुल्फस्टेन है, ये बिशॉप हैं वारकेस्टर के, और आर्क बिशॉप है यॉर्क के। जो बिशॉप, प्रीस्ट, आर्क बिशॉप, ये जो सब टर्म्स है सारी आपकी चर्च के पोजीशंस के टर्म्स है, राइट? तो इसका मतलब ये दोनों ही जो लोग हैं, ये नोबल क्लर्जीमैन है, चर्च के आदमी है। इनका जो फेमस वर्क है वो सर्मो लूपी एंड एंग्लोस है, राइट? तो इस लेक्चर में इतना ही होगा, इतना ही रखते हैं। समरी कर लेते हैं। व्हाट वी डिस्कस टुडे इज, सबसे पहले ग्रीस, ग्रीस के किंग क्लॉडियस, राइट? दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी, एंग्लो का ओरिजिन, सेक्सटन का ओरिजिन, जूट्स का ओरिजिन एंड डेन्स का ओरिजिन। तीसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी, प्रोज, पोइट्री, एलिगी, ये चीज हमने डिस्कस करी। चौथी चीज हमने क्या डिस्कस करी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लास में करी है आज, राइट? इसी के साथ साथ मैं एंग्लो सेक्शन एज का चैप्टर इधर ही क्लोज करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली डीपीपी, डायरेक्ट प्रैक्टिस पेपर, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उधर जाकर 10 क्वेश्चन होंगे, वो आप अटेंड कर लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? पेपर को निकालने का एक ही तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने यूज किए जाए, लगाए जाए। क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने से नहीं निकलेगा पेपर। बस टेक्स्ट इसलिए है ताकि आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कब हुई है, इसलिए इतना समझाया जा रहा है आपको। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल, दैट इज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और नॉर्मन एज। थैंक यू।